नमस्कार। ऑनलाइन सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। आज हम डिटेल करने जा रहे हैं परीक्षा मंथन को। ये करंट अफेयर है परीक्षा मंथन का लक्ष्य 3 2021 के लिए। ये अर्धवार्षिकांक आता है, ये हिंदी में हम डिटेल करने जा रहे हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो पॉइंट टू पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। ये हर पीसीएस एग्ज़ाम, और अगर मैं यूपीएससी के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि वनडे एग्ज़ाम के लिए इज़ द बेस्ट बुक ऑफ करंट अफेयर्स गाइस। लक्ष्य 3 2021 का है। दिसंबर 2020 से मई 2021 तक के सारे जितने भी करंट अफेयर्स, चाहे वो नेशनल इशूज़ हैं चाहे इंटरनेशनल इशूज़ हैं, सारे इसमें हम कवर करेंगे। इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं गाइस, और आप एक बार इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ मुद्दे। दिसंबर 2020 से मई 2021 यानी 6 मंथ का ये करंट अफेयर्स है। इसको अर्धवार्षिकांक कहते हैं। ठीक है गाइस, अब देखो स्टार्ट करते हैं। कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति है और राष्ट्रीय मुद्दों में है, उसको लेके आएगी। उसके बाद गाइस ये इस चीज़ पर भी काम करेगी कि जैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के कदम या डिजिटल मैपिंग का भारत, तो हम उसमें वही चीज़ें कवर करेंगे। जैसे जल शक्ति अभियान 2.0 है या नीट 2.0 ने क्या कहा, तो ये हम उसमें वही कवर करेंगे गाइस जो एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसमें हम फालतू की चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, उन्हें हम ड्रॉप आउट करते चलेंगे, छोड़ते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम कि राष्ट्रीय मुद्दों का जो पहला इलेक्ट्रिक वाहन नीति है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, पीसीएस के लिए भी और अदर एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक वाहन नीति आई है आपकी, जो 2021 अप्रैल में इन्होंने लॉन्च की है। तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति का एक्चुअल में प्रयोजन क्या है? तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति गाइस यही कहती है कि भैया अप्रैल 2021 में देश के प्रमुख इलेक्ट्रिक जो दोपहिया कंपनी है, जैसे हीरो इलेक्ट्रिक एक कंपनी है, उसने अपनी देश को राय व्यक्त की और बताया है कि भैया अब जो आपने अगर इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी कि फेम 2 के अंदर अगर ये योजना नहीं चलाई तो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करने में, एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की तेज़ी से अपनाने और विनिर्माण की योजना 2 यानी कि फेम 2 की बात हो रही है। ठीक है इस फेम 2 की बात हो रही है, जो मार्च 2022 तक कम से कम 10 लाख 2022 तक गई 10 लाख क्या होंगे वाहन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने का लक्ष्य रखा है। और अप्रैल 2021 तक केवल 60,000 वाहनों को सड़क पर आ सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है गाइस। इसके संदर्भ में केंद्र सरकार की क्या पहल है? देखो केंद्र सरकार ने बात बोली है कि 2030 तक कुल कार एवं दोपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के 30% बिक्री का लक्ष्य रखा है। इन्होंने कहा कि भैया हम 30% वाहनों को कब तक 2030 तक 30% वाहनों का लक्ष्य रखा है। वहीं अगर हम देखेंगे इस स्थायी इलेक्ट्रिक वाहन परिस्थिति के निर्माण में, यानी कि जो NEMPP है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो है, उसने क्या किया है कि हम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये फेम की बात कर रहे हैं, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, फेम इंडिया जो पहले की शुरुआत की गई थी, उसके गौरवतल उसके अंदर में हम इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों को लेके आएंगे गाइस। ठीक है, और ये 2013 की नीति है, वर्ष 2013 में इसको लाया गया था हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, जिससे ईंधन सुरक्षा में या आपके एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की मात्रा कम रहे। 2020 में ये दर बदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक वाहनों को 6-7 मिलियन बिक्री की महत्वाकांक्षा का लक्ष्य रखा गया, पर ये पूरा नहीं हो पाया गाइस। अब और देखते हैं भारत सरकार का जो फेम इंडिया है, यानी कि फेम इंडिया है गाइस, जो फेम इंडिया नीति है वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की, वो क्या है, द्वितीय चरण में एक बार हम देखा जाए तो 2019 में इसको शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2019 में गाइस, 2019 में इसको शुरू किया गया। इसमें 4 केंद्र रखे गए, ये ध्यान रखना कि 2019 में फेम इंडिया में कौन कौन से केंद्र थे। नंबर 1 था मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ये था प्रौद्योगिकी विकास, दूसरा था मांग निर्माण यानी कि डिमांड क्रिएशन, तीसरा था पायलट प्रोजेक्ट, और चौथा चार्ज का बुनियादी यानी कि चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि भैया आप चार्जिंग ही नहीं कराओगे तो इलेक्ट्रिक वाहन लाने से गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या होगा? आप लोगों के वाहन चार्ज नहीं होंगे अगर वो अपनी दूरी या डिस्टेंस को कवर अप करते हैं। तो इस बात से बहुत ज़्यादा बुनियादी यानी कि अगर फंडामेंटल उन्होंने 4 सेंटर रखे। पहले बात मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम देखिए, डिमांड क्रिएशन क्या है, और पायलट प्रोजेक्ट्स कैसे काम करेगा, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा। ठीक है गाइस, तो ये भी किया गया। ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन के साथ में इन्होंने संगठित किया। फेम इंडिया जो है योजना है, उन्होंने कहा कि 2 वाट वाले 10 लाख, 3 वाट वाले 5 लाख और 4 वाट वाले 55,000 वाहनों को और 700 बसों को राशि देने की योजना बनाई फेम योजना के तहत।
अब इसकी आवश्यकता क्यों यूज की, भैया पूछा जाए क्वेश्चन की इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि भैया सबसे पहली बात, जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है यानी कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में ये प्रभावी होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन लेके आएंगे तो क्या होगा, प्रदूषण कम होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा, वाटर पॉल्यूशन कम होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड करेंगी, पॉल्यूशन कम होगा, जिससे जलवायु परिवर्तन जो हमारा हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं या सी लेवल राइज हो रहा है, वो सारे क्या होंगे, कम होंगे, यानी कि जलवायु परिवर्तन की समस्या में इसको निपटारा मिलेगा। दूसरा, कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड एंड अदर पॉल्यूटेंट सब्सटेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। कार्बन का कम करेगा। बैटरी तकनीक का विकास होगा। सबसे बड़ी बात कि भैया लिथियम बैटरी का यूज़ होना चाहिए, जिससे और ज़्यादा क्या होगा, एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता मिलेगी। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने हेतु अगर ऐसा हो जाएगा तो भैया जैसे कोयला है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला पे ट्रेन चलती हैं, या हमारा पेट्रोल है, या हमारा डीजल है, या हमारा सीएनजी गैसेस हैं, लाइक दैट, इस पे क्या होगा, हमारा निर्भरता, हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इससे ऑयल और पेट्रोल डीजल ये सब के दाम क्या हो जाएंगे गाइस, कम हो जाएंगे। कम दाम हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। जब हमारी डिपेंडेंसी कम होगी तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी नहीं, क्योंकि बेस है करेगी, क्योंकि उसमें हमें एडवांटेज मिल जाएगा। जब हम इलेक्ट्रिक वाहन यूज करेंगे तो हमें उतनी ज़्यादा खपत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ चुनौतियां हैं कि भैया अगर ऐसा होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी हुई। नंबर एक, भारत में चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है। भैया कैसे डेवलप करना है कि भारत जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। उस हिसाब से यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे कैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे डेवलप होगा, उनकी लागत को कैसे वहन करना है, कैसे कमी आएगी, उनकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है, और सबसे बड़ी बात ग्रामीण जो रूरल एरियाज है वहाँ पे कैसे अनुकूल किया जाएगा, अनुकूल होगा या नहीं होगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ठीक है गाइस, तो मैंने सारी चीज़ें आपको फेम इंडिया और इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के अकॉर्डिंग बता दी हैं गाइस। हम आगे बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है कि भैया लिथियम इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सॉरी इसी से रिलेटेड है, इसका क्या उपयोग है। देखो लिथियम का जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण लिथियम बैटरीज का उनका जो है क्या होता है, बैटरी बनाने में यूज़ होता है, जिससे क्या होता है, इनका केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जो कि वाहनों में सबसे ज़्यादा यूजफुल है। और इसका सबसे ज़्यादा भंडार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कहाँ है, दक्षिण अमेरिकी यानी कि साउथ अमेरिकी देशों में गाइस इसका क्या है, सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है साउथ अमेरिकी देशों में। कहाँ पे, साउथ अमेरिका, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भंडार, जैसे चिली, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट है कि लिथियम का भंडार, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लिथियम का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो चिली नंबर 1 पे है, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया गाइस, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं गाइस, अधिकांश लिथियम देखा जाए तो चीन से इंपोर्ट किया जाता है, चीन से, जबकि 2021 में हमने सबसे ज़्यादा भारत ने कहाँ से लिथियम किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। सबसे ज़्यादा जनवरी 2021 में हमने सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इंपोर्टेंट रखने वाली बात है। अब देखते हैं भैया कि ट्विटर इंडिया एवं गूगल टूलकिट विवाद क्या था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइज हो रहा है कि ट्विटर इंडिया और गूगल इंडिया क्या विवाद है। देखो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने क्या किया, कोविड टूलकिट मामले में जांच की। किसके, ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुड़गांव स्तरों पर उन्होंने क्या किया, छापेमारी मारी। वो लोग गए वहाँ, पता किया कि भाई यहाँ क्या चल क्या रहा है। वहाँ देखा जो स्पेशल टीम थी दिल्ली की कि टूलकिट मामले में कि जो पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी को एक सम्मन भेजा इस मामले में कि भैया दिल्ली पुलिस की टीम ने टूलकिट की जांच की है। मामला एक्चुअल में है था क्या, मामला बताता हूँ। जो हमारे संबित पात्रा हैं, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा जी, उन्होंने क्या कुछ समय पूर्व ट्विटर पर कांग्रेस की जो टूलकिट है उसका इस्तेमाल कर भाजपा और देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भैया कांग्रेस की टूलकिट को खराब करें और इस तरह का आरोप लगाया, और ये कहा कि भैया ये ट्वीट जो है मैनिपुलेटेड है या फेरबदल करके लगाए गए। तो दिल्ली पुलिस ने कोरोना टूलकिट मामले में इस पर क्या किया, छानबीन की। ठीक है गाइस, अब देखते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट है हमारा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के क्या कदम है, कि हम सेल्फ डिफेंस में क्या कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस सेक्टर। देखो गाइस, भारत अधिकांश रक्षा उपकरणों का क्या करता है, आयात करता है, यानी कि इंपोर्ट करता है। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी बात किसकी है, रक्षा क्षेत्र में निर्यातक की सबसे बड़ी भूमिका, जो हमें बेच रहा है। निर्यातक होता है जो देता है, आयात होता है जो लेता है। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट आयात और एक्सपोर्ट निर्यात। 4 फरवरी 2021 को देखा गया कि केंद्र सरकार ने आर्टिलरी गन,
स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और टैंक और मिसाइल या विस्फोटक जैसे टैंक रोधी उपकरणों को निर्यात के लिए अपनी मंजूरी दी। कब? ये दी गई फरवरी 2021 में। कब दी गई? ध्यान रखने वाली बात है, फेब 2021 में, फरवरी 2021। ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि केंद्र सरकार को किस मामले में स्वीकृति मिली, यानी 156 रक्षा उपकरणों को निर्यात के लिए मंजूरी दी। कितने? 156, ताकि आपस में भारतीय निर्यात जो हथियार हैं उनको निर्यात किया जा सके और आपस में फ्रेंडली रिलेशंस बन सकें। अब देखते हैं कि भारत ने किस किस का निर्यात करने के लिए स्वीकृति दी। नंबर 1 देखो, अगर देखा जाए तो 19 एयरोनॉटिकल सिस्टम, 16 परमाणु जैविक रसायन उपकरण और 41 देखा जाए तो आयुध युद्ध प्रणाली थी, या इस तरीके से आप यहाँ रीड करो पूरा। ये सारे जो उपकरण थे उन्होंने निर्यात के लिए स्वीकृति दे दी। लेकिन हुआ क्या, रक्षा उत्पादन जो हमारी निर्यात प्रोत्साहन नीति थी ये 2020 में लेके आए थे हम। 2020 में थी DPEPP, 2020 में ये नीति लेके आए थे। उसमें देखिए क्या क्या रखा गया। उन्होंने कहा कि भैया हमें 2025 तक, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आप ये मत सोचना कि ये फैक्ट्स नहीं बता रहे, मैं फैक्ट्स इसमें इंक्लूड हैं, आप देख सकते हैं। मैं हर फैक्ट को कहीं ना कहीं नोट डाउन करता चलूँगा या आपको हाईलाइट करता चलूँगा। 2025 में, कब? 2025 तक इन्होंने कहा जो एयर स्पेस में रक्षा है उसमें इन्होंने कहा कि हम अपना 35,000 करोड़ यानी कि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात समेत उन्होंने कहा कि 1,75,000 करोड़ यानी कि 2.5 बिलियन, ये जो डाटा ये भी इम्पोर्टेंट है, 1,75,000 करोड़ का टर्नओवर हासिल कर लेंगे। कब? 2025 तक गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकता है कि हमारी DEPP जो भारत सरकार द्वारा नीति 2020 है उसने कब तक का टारगेट रखा है? 2025 तक। इनमें उन्होंने कहा कि हम सैन्य बलों की आवश्यकता को पूरा करने के स्पेस से नौसैनिक जहाज निर्माण उद्योग या वगैरह वगैरह उनको हम निर्यात करेंगे, या मेक इन इंडिया के तहत हम इसको आगे बढ़ाएंगे, या रक्षा उत्पादों की जो प्रोत्साहन है वैश्विक रक्षा मूल्य उसकी श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे, वगैरह वगैरह। इन्होंने कहा कि भैया हम अनुसंधान यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इम्पोर्टेंस करेंगे। तो ये जो नीति थी इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी रणनीति सामने लाई, जैसे कि नंबर 1, बहुत सारी नीतियाँ आप देख सकते हो यहाँ पे, इन्होंने कुछ 8 नीतियों को कहा है। बट हम देखते हैं रक्षा उत्पादन के लिए भारत सरकार की पहल क्या है, कि रक्षा उत्पादन में इन्होंने भारत सरकार ने क्या बोला। इन्होंने कहा कि भैया जो अब IDEX है यानी रक्षा उत्कृष्टता के लिए जो स्टार्टअप हैं उनके अनुदान को भी बढ़ाने की तैयारी कर लो। दूसरा, IDEX देश को बहुत प्रभावी और अच्छी तरह क्रिया करेगा। रक्षा स्टार्टअप प्रणाली है, यह आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। कौन सा? ये IDEX गाइस, ध्यान रखो, कौन सा? IDEX जो है वो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कदम है जो रक्षा प्रणाली के मामले में। ठीक है, कोरोना संकट से निकलने में भी ये बहुत लाभकारी। जैसे 60% सामान हम क्या कर सकते हैं, भारत अपनी ज़रूरत का 60%, 60% क्या करता है? इम्पोर्ट करता है, आयात करता है। ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को हो। हमें करना क्या है कि भारत को मेक इन इंडिया या जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं उसके तहत टेक्निकली डेवलप करना है और मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब बनाना है। वहीं एक और रणनीति लेके आई है, मेक फॉर वर्ल्ड की नीति पर चलते हुए केंद्र सरकार ने 2024 तक क्या बोला कि भाई हम 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि हम 2035 तक एक्सपोर्ट करेंगे। कितना? हम एक्सपोर्ट करेंगे। सोचो, बहुत बड़ी बात है, हम बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। कब तक? 2024 तक, वो भी कितना? 35,000 करोड़ रुपए गाइस, से बिगेस्ट अमाउंट। ये अच्छी चीज़ थी हमारी इकोनॉमी के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़े देखा जाए तो 2016-17 में भारत का जो रक्षा निर्यात था यानी कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कुल 1521 करोड़ रुपए था, बहुत कम था गाइस, जो कि 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपए तक हो गया है। और हम इस बात को अगर करते हैं तो हमारी रक्षा जो निर्यात है यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट में हमारी मजबूती और हमारी दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और हम जैसे चाइना, पाकिस्तान या जितने भी हमारे साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं हमें जिसमें फ़ाइट कर रहे हैं वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी गाइस। अब देखो तीसरा आता है डिजिटल मैपिंग एवं भारत। डिजिटल मैपिंग में इंडिया काफ़ी आगे निकल चुका है और आगे बहुत सारी चीज़ें कर रहा है देश के। अगर हम देखा जाए तो मैपिंग में बहुत डिजिटल मैपिंग करने के बाद सर्वे ऑफ इंडिया जो पहली बार ड्रोन की मदद से किया गया, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा
पहली बार ड्रोन की मदद ली गई और डिजिटल नक्शा बनाया गया। ठीक है गाइस, और यहाँ पे क्या किया गया, डिजिटल मैपिंग के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने अपनाई। देखो इससे क्या है, जो हमारी आधुनिक डिजिटल व्यवस्था है उसके तहत हमें सटीक जानकारी मिलेगी। जैसे कुछ हमारी कंपनियाँ, ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, उनका लॉजिस्टिक और परिवहन मामले में कि कहाँ सामान आया, कहाँ गया, हमारी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, बहुत सारा लाभ मिलेगा। और वहीं इस क्षेत्र में काम कर रहे जो लोग हैं वहाँ 150 से ज़्यादा अधिक स्टार्टअप इन्होंने, काफ़ी अहम है ये चीज़। देखो हमारे स्थानीय सेवा प्रदाताओं के लिए सहायक साबित होंगे। डेटा का भंडारण प्रसंस्करण भारत में होना चाहिए और 1 मीटर से कम दूरी का सटीक मानचित्रण केवल भारतीय संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने डिजिटल मैपिंग में लागू की। और हमारे जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह से भी प्राप्त आंकड़ों को जमीनी सर्वेक्षणों की मदद से पुष्टि होनी चाहिए और उसके द्वारा पुष्ट करने का काम ही केवल भारतीय संस्थान पर कर सकते हैं। सुरक्षा मामलों में भी इस तरह की कुछ योजनाएं इन्होंने लागू की। अब डिजिटल मैपिंग के लाभ देखते हैं गाइस कि इसका फ़ायदा क्या है। पूछ सकता है कि डिजिटल मैपिंग के आपको क्या फ़ायदे हैं। ये भी देखो, बहुत बड़े पैमाने पर समय और लागत की बचत कर सकता है। स्ट्रीट व्यू की मदद से कि कहाँ क्या हो रहा है, नगर निगम की कर संग्रह यानी टैक्स कलेक्शन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। यह जोमेटो, उबेर या स्विगी जैसी सेवाओं के लिए सहायक हो सकता है। इसकी सहायता से बीमारी के प्रसार पर नज़र रखी जा सकती है। पर्यावरण संकेतक जैसे जो एनवायरमेंट इंडिकेशन है उसके मसलन जंगलों को कम होने की, यानी कि कितना पौधारोपण कर रहे हैं, इसमें कितनी चीज़ें हो रही हैं, उस पर भी ध्यान जा सकता है। हमारा इरिगेशन सिस्टम यानी कि सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। अगर हम पूरा इसका लाभ उठाएं तो हमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने को मिल सकते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक करना होगा हमें, और यही कारण है कि ड्रोन के इस्तेमाल के मामले में हम क्या हैं, प्रतिबंध वाली नीति जरूरी हो जाएगी और हमें वैश्विक मैपिंग यानी कि वैश्विक जो संस्था हैं वहाँ पे हमें क्या होगा, बहुत लाभ मिलेगा इस नीति का। तो ये आपकी डिजिटल मैपिंग नीति का। अब आते हैं बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियाँ, उनके क्रियान्वयन पर दिशा निर्देश क्या है, यानी कि जो बिग इंटरनेट मीडिया कंपनीज हैं उन्होंने एक्चुअल में किया क्या है। तो देखते हैं। देखो अभी क्या है, मीडिया कंपनी को परिभाषित करने का एक मानक स्टैंडर्ड तैयार किया गया है। पहले कोई परिभाषा नहीं थी, बट इस समय 50 लाख या इससे ज़्यादा यूज़र वाली कंपनियों को एक क्या होगा, सिग्निफिकेंट इंटरनेट दिया जाएगा। सिग्निफिकेंट या बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनी को कंटेंट की निगरानी और क्या होगा, शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार की ओर से किए गए कुछ सख्त प्रावधानों का पालन करना है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कंपनियों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे सरकार के अनुसार यूजर की संख्या के आधार पर इन कंपनियों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1, 2 श्रेणियों में इनको बांटा जाएगा, अलग अलग संख्या, इनके अलग अलग सर्टिफिकेट होंगे, अलग अलग इनको अनुपालन करना होगा, अलग अलग दिशा निर्देश इनको दी जाएंगे गाइस। वहीं क्या होगा, जो आपत्तिजनक सामग्री है इंटरनेट पर उसका भी समाधान है, उसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश हैं, वो देखते हैं क्या है। सरकार के दिशा निर्देशों के तहत इंटरनेट मीडिया कंपनियों को सरकार या अदालत के निर्देश के बाद किसी आपत्तिजनक कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। कितना, 36। वो आपको 24 दे देंगे या 63 आवर्स दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा स्कोर करेंगे, गारंटी है इस बात की। जितना ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा स्कोर पाएंगे आप। साथ ही शिकायत मिलने पर, जैसे नग्नता फैलाने वाले या किसी की छेड़छाड़ का कोई मुद्दा अगर है, आप उस तरह का कोई मुद्दा लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, उसको 24 घंटे में हटाना होगा। समझ रहे हैं, 24 आवर्स आपको लगनी चाहिए, उसको हटाओ उस कंटेंट को जो आपको फालतू का कंटेंट है, जिस पे कोई मतलब नहीं है चीज़ों का। समझ रहे हैं। उसके बाद सरकार या अदालत की ओर से पूछे जाने पर कंपनी को किसी पोस्ट का मूल रूप से तैयार करने वाले या बारे में बताना होगा। अगर कोई कंटेंट विदेश से तैयार किया गया है या मीडिया पर डाला गया है तो भी कंपनी को ये बात सबसे पहले भारत सरकार से शेयर करनी होगी। सरकार ने ओवर द टॉप, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, OTT इसका फुल फॉर्म है ओवर द टॉप OTT, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को, जो न्यूज़ मीडिया है, उसको दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे OTT पर परोसे जाने वाले कंटेंट पर भी निगरानी संभव होगी कि भैया यहाँ पर आप फर्जी और भ्रामक तथ्यों वाली खबरों पर लगाम लगाएं। देखो इन चीज़ों को लेकर सख्त कार्रवाई की है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ को लेकर की है। जैसे सरकार के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग जो बड़ी इंटरनेट मीडिया है उनके लिए क्या है, कुछ अतिरिक्त प्रावधान। जैसे क्या करने होंगे, इनको करनी होगी कि भाई चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ये नियुक्त करना है, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवेंसेस ऑफिसर नियुक्त करने होंगे इनको। दूसरा, शिकायतों पर की गई कार्रवाई को लेकर हर महीने
कंप्लाइंस रिपोर्ट, एक कंप्लाइंस रिपोर्ट क्या करने की होगी, इनको भेजनी है सरकार को, ये जिम्मेदारी है। कोर्ट या सरकार के कहने पर 36 घंटे के भीतर हटाना होगा किसी भी तरह का विवादास्पद अगर कंटेंट है तो, और अगर कोई छेड़छाड़ या नग्नता वाला ऐसा कोई कंटेंट है तो उसको 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि OTT के लिए गवर्नमेंट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। अब देखो अगला टॉपिक है गाइस, जिला जल शक्ति अभियान 2.0। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हम और डिटेल में बता रहे हैं। जल शक्ति अभियान क्या कह रहा है, देखो जल शक्ति अभियान अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, ये याद रखना डेट 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान के द्वितीय चरण की सेकंड चरण की शुरुआत की गई। कब, 22 मार्च 2021, और नवंबर 2021 के आखिरी तक इसे जारी रखना जाना है। इसे बोला कि भैया नवंबर 2021 तक इसको चलाओ, 22 मार्च 2021 से इसको स्टार्ट किया गया। इसमें क्या कहा गया कि भैया मानसून के मौसम के दौरान मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए अनुचित समय होता है क्योंकि भैया ये मानसून का सीजन है। अब इसका देखो जल शक्ति अभियान का द्वितीय चरण 22 मार्च को किया गया, लेकिन जल शक्ति अभियान जो स्टार्ट किया गया उसका मूल रूप से वो फंडामेंटल डेट आपकी है दोस्तों 1 जुलाई 2019। कब, 1 जुलाई। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इनको याद रखो क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपके वनडे स्टेट या किसी भी PCS या अदर एग्जाम में, आपको डायरेक्ट पूछेंगे। और इस बात की गारंटी है कि परीक्षा मंथन 90% करंट अफेयर्स का क्या करता है, असमिलाइट करता है, इसको समलाइज कर लेता है और ये एनालिसिस करके देता है। मैं वही पॉइंट बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपको लपेटूंगा नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा सेशन। इसके तहत जल शक्ति अभियान से मतलब है कि आप जल के संकट से जूझ रहे हैं तभी ये अभियान चला गया। इसमें हुआ क्या, 256 जिलों को शामिल किया गया जो कि क्या कर रहे थे, जल शक्ति अभियान के तहत 256 जिले जो कि संकटग्रस्त थे, जल शक्ति संकटग्रस्त थे, जल से संकटग्रस्त थे। ये क्यों लाया गया, क्यों इस अभियान को दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों में 1 जुलाई से 15 दिसंबर तक, जबकि उत्तर पूर्व जो मानसून से है उससे प्राप्त करने वाले 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक संचालित किया जाएगा। यानी कि जो जहाँ जिस स्टेट में दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं वहाँ वो 1 जुलाई से 15 दिसंबर तक, जैसे कि केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटका, मुंबईया वगैरह वगैरह दिल्ली तक ही पहुँचता है, ये क्या करेंगे 1 जुलाई से 15 सितंबर। और जो उत्तर पूर्व मानसून है यानी कि लौटता हुआ है तमिलनाडु की तरफ से आता है, तमिलनाडु है या जो हमारे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा गाइस। ठीक है, देखो अब कुछ और एक्स्ट्रा आपको न्यूज़ देते हैं। कैच द रेन क्या है, ये पूछा कि व्हाट इज़ द कैच, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कैच द रेन, कैच द रेन ये क्या है, कैच द रेन। देखो मैं बताता हूँ, कैच द रेन दोस्तों बारिश की बूंदों सहेजने का, यानी कि बारिश का जो पानी आता है उसको रखने का एक प्रावधान है। यानी सबसे बड़ी बात, जल संरक्षण की एक ऐसी नीति जो कि जल को संरक्षण रख सकते हैं, किसके अंदर, जल शक्ति अभियान के अंदर। कैच द रेन की शुरुआत की गई। इस अभियान का लक्ष्य बारिश की बूंदों को सहेजना है, यानी कि इनको इकट्ठा करना है तथा मानसून आने तक मनरेगा के फंड का इस्तेमाल वर्षा जल संरक्षण की दिशा में ही किया जाएगा। मनरेगा में फंड आता है करीब 60,000 70,000, इस बार 60,000 करोड़ से इस बार के हमारे जो कि क्या वो आया था, अरे फरवरी में लॉन्च होता है उसको क्या बोलते हैं, आप ही बता दो गाइस। ठीक है, उसमें आया था 60,000 करोड़ से ऊपर था। और देश में वर्षा जल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। वर्षा जल को सबसे बड़ी बात है कि वो पानी बह जाता है और समुद्र तक पहुंच जाता है जिसका कोई भी यूज नहीं होता है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों, चिंता का विषय है सबसे बड़ा। जितना वर्षा जल संरक्षित होगा उतना ही क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जितना जल आप कंजर्व करेंगे उतना ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जो कि भूमिगत जल पर निर्भरता है उतनी क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। अगर हम रिचार्ज करते रहेंगे तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहेगा, जिससे कि हमारे पानी में कमी महसूस नहीं होगी। इसलिए कैच द रेन अभियान 22 मार्च 2021 से, डेट याद रखना दोस्तों, 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक चलाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए चलाया गया है। मैं और बाकी की चीज़ें आप रीड कर सकते हो कि ये 100 दिन हर गांव में जल संरक्षण की तैयारी को समर्पित होना चाहिए। मैंने बहुत सारी नहीं दी है, आपको डेट और ये याद रखनी चाहिए कि कैच द रेन प्रोग्राम किससे रिलेटेड है।
अब जल शक्ति अभियान हेतु मानसून को ही उपयुक्त समय क्यों माना गया दोस्तों, मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, कभी कभी मेंस में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। देखो, मानसून की शुरुआत से पहले जल धाराओं, जल धारण करने वाले तालाब, झील तथा जलाशयों की साफ सफाई, तालाबों की सफाई हो जाती है, जिससे क्या होगा, उनके विस्तार जैसे कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। और इसलिए मानसून से पहले का शुष्क मौसम वर्षा जल संग्रहण अवसंरचना के निर्माण या पुरानी अवसंरचना की मरम्मत और विस्तार के लिए भी उपयुक्त अवधि होती है। और मानसून आने के बाद बारिश के कारण इन परियोजना के काम का अक्सर रुकावटों का बारिश का आ जाता है, तो ये काम नहीं हो पाता है। इसलिए मानसून जल शक्ति अभियान का मूल उद्देश्य पुरानी अवधारणाओं पर क्या है, लागू होता है। मूल उद्देश्य यही है कि इस अभियान का आदर्श वाक्य, जहां और जब बारिश पड़े उसे लपक लो, यानी कि इसको ध्यान रखना, क्या है इसका आदर्श वाक्य, जहां और जब बारिश पड़े उसे लपक लो। ठीक है गाइस। इससे पहले पिछले एक नारा था जो कि हमारी सरकार ने दिया है। क्या नारा था? पिछला नारा था कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में को सही ढंग से तैयार किया गया एक संस्करण है। मृदा और जल विशेषज्ञ कहते हैं कि जो सॉइल और वाटर जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि भैया खेतों और गाँव में गैर मौसम की आकस्मिक जरूरत पूरा करने के लिए ये वर्षा जल जो है बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम उपाय है। लेकिन हमारे कुछ निराशाजनक रूपरेखा देखने को मिली है, क्योंकि इतना हमारा काम हो नहीं पाया है। कुछ मौसम विज्ञानी और जल विज्ञानियों ने भी यही कहा कि देश की औसत वर्षा अगर देखा जाए, वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत के दुनिया में 2 सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। नंबर 1 कौन कौन से? भूमध्य रेखीय पट्टी और मानसून क्षेत्र में स्थित है। देश की औसत वार्षिक वर्षा 117 से 120 सेंटीमीटर है। इंपोर्टेंट रहे कि भारत देश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है दोस्तों? 117 से 120 सेंटीमीटर, जबकि वैश्विक औसत 100 से 110 है। लेकिन वर्षा जल का करीब 88 सेंटीमीटर का बड़ा भाग केवल 4 महीनों में, कौन से 4 महीने हैं जो इस समय जून से लेकर सितंबर के मुख्य मानसून सीजन में ही पड़ता है। ठीक है। और कुछ छोटा हिस्सा शीतकालीन में आ जाता है, बाकी साल में बर्फबारी पड़ती है। देखा जाए तो 10 से 20% तक अधिक भाग का सतह भूमिगत जलीय चट्टानों परत में संचय और संग्रहित नहीं किया जाता। बाकी भाग का कारण है कि वो जो मृदा अपरदन के कारण महासागरों में बेकार चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जल संरक्षण से जल शक्ति अभियान हेतु मानसून का उपयुक्त समय बताया गया है। आप एक बार और रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसके लिए? अभियान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब देखते हैं दोस्तों, नीट की कुछ देर बढ़ा देता हूँ, आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि नीट को क्यों 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो था उन्होंने अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। इसका उद्देश्य वही है कि नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 2.0, नीट का उद्देश्य यही है कि शिक्षा प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक और निजी पहल का एक साथ लाना, यानी कि आपस में प्राइवेट और गवर्नमेंट चीज़ों को मर्ज कर लेना। ये सारी चीज़ें आप देख लेगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट। अगला टॉपिक लाते हैं हम, क्या भैया? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना क्या है, यानी कि NIPP और NMPP क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना क्या है? ठीक है दोस्तों, देखो 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर क्या किया इन्होंने कि अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री जो थे उन्होंने 31 दिसंबर 2020 को NIP इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, क्या NIP को क्या किया, एक बहुत बड़ा ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा भैया कि इसमें 111 लाख करोड़ का प्रावधान है। और वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 2021 और 22 वाले बजट भाषण में क्या कहा कि भाइयों और बहनों, इस योजना का क्षेत्र क्या है? एम क्षेत्र की कमियां दूर करने की दिशा में हम ये कदम उठा रहे हैं। इसी मामले में उन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना की घोषणा की। इसके तहत सरकार को मौजूदा बुनियादी परिसंपत्तियों की आंशिक या पूरी बिक्री करना धन जुटाया। जो मौजूदा बुनियादी परिसंपत्तियां हैं, जैसे कहा NIP और NMP, एक ही पहेली को हल करने के 2 पूरक हिस्से थे। NIP के बारे में आपको बताता हूँ, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। दोस्तों, यह परियोजना 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने संबोधित की और ऐसा बोला कि 2025 तक हम $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। कितना? ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि भैया $5 ट्रिलियन तक भारत को पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2025, 2024, 2023, 2026। तो 2025 तक लक्ष्य रखा है। इसमें कहा कि भैया 5 वर्षों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा लगाएंगे? 100 लाख करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट आता है, 100 लाख करोड़ रुपए का क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट, निवेश करेंगे। इन्होंने कहा कि इसी योजना में निजी क्षेत्र से लगभग 21%, यानी कि प्राइवेट सेक्टर से 21% सहयोग
और शेष निवेश सेंटर और जो स्टेट हैं वो अपना इसमें भागीदारी करेंगे। इसकी रिपोर्ट देखते हैं, कुछ और फैक्ट दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि भाइयों इसके तहत अगर देखा जाए तो 70% कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय जो सबसे ज़्यादा किसमें था, 24% हम ऊर्जा में करेंगे, 24% एनर्जी में, 17% शहरी नियोजन में, उसके बाद 12% रेलवे में, उसके बाद 18% किस में करेंगे दोस्तों, 18% करेंगे हम रोड में, सड़कों में, रोड साइड में। ठीक है, ये ऐसा इन्होंने विकास के लिए क्या रखा, एक परियोजना रखी। उसके तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सभी ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड परियोजना को शामिल किया इसमें। कुल अगर देखा जाए तो 111 लाख करोड़ रुपए का खर्चा था, जिसमें 44 लाख करोड़ रुपए यानी कि एनआईपी का जो 40% की लागत थी वो कार्य प्रारंभ भी हो चुका है, ऐसा इन्होंने कहा है, ऐसा इन्होंने बताया। अब देखते हैं वर्तमान में लगभग 33 लाख करोड़ रुपए यानी कि 30% की जो परियोजना है वो क्या है, परिकल्पना के स्तर पर है, जिसमें 22 लाख करोड़ रुपए यानी कि 20% की लागत वाली परियोजनाएं विकास के चरण में, वो उस पर काम जारी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात बोली है इन्होंने। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा एनआईपी की शुरुआत जो है 6,835 परियोजना के साथ की गई थी, अब इनका विस्तार 7,400 परियोजना तक हो चुका है। करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 217 योजना को उन्होंने क्या किया है, पूरी कर चुके हैं ये लोग। ठीक है, एनआईपी का वित्त पोषण 3 स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले ऐसे विकास संस्थान विकसित किए जाएंगे। दूसरा चरण बजट में पूंजीगत व्यय में इजाफा होगा, 34% तक हो सकता है। अब आता है देखो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है, एनएमपी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने संभावित मौजूदा अवसंरचना परिसंपत्तियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या किया, लॉन्च किया इसको। इन्होंने कहा कि भैया जो ये योजना चलाई जा रही है इसमें सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण नहीं, अवसंरचना के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प है। अब ये क्यों कहा गया, मुद्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख किया गया है। देखो कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं, देखते हैं। इन्होंने कहा नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पीजीसीआईएल एक इन्वेट को प्रयोजित किया है, जो विदेशी एवं घरेलू संस्थागत निवेशक जो होते हैं, एफडीआई जो आता है उसको आकर्षित करेगा। वहीं 5,000 करोड़ रुपए के अनुमानित उद्यम मूल्य वाली 5 चालू सड़कों को एनएचएआई इनविट को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह 7,000 करोड़ रुपए मूल्य की पारिश्रम परिसंपत्ति को पीजीसीआईएल इनविट को स्थानांतरित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, याद रखना आप। ठीक है, और वहीं इन्होंने रेलवे समर्पित फ्रेंट कॉरिडोर को भी इस्तेमाल करेंगे। परिचालन संबंधी कुछ रियायत हवाई अड्डों को अगले समूह को मुद्रीकरण किया जाएगा। तो बहुत सारी इन्होंने योजना को, कुछ ऐसी प्रमुख अवसंरचना परिसंपत्तियाँ ये हैं जैसे एनएचएआई द्वारा चालू की जा चुकी टोल रोड है, पीजीसीआईएल है, या गेल, आईओसीएल है, एचपीसीएल, ये जो हैं खेल स्टेडियम है, सीपीसी, ये सारी चीज़ों को इन्होंने इसमें लागू किया। अब देखते हैं दोस्तों निजीकरण क्या है। प्राइवेटाइजेशन के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट क्यों करे प्राइवेटाइजेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी सार्वजनिक मन से कहा कि सरकार का कार्य व्यवसाय करना नहीं बल्कि जन कल्याण करना है। वो कोई बिजनेस नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, पब्लिक वर्क यानी कि जन कल्याण की काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे रणनीतिक क्षेत्र हैं जैसे परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला, अन्य खनिज और बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री के इस कथन से सरकार ही मंशा साफ जाहिर होती है कि ये सरकार निजीकरण की राह पर यानी कि प्राइवेटाइजेशन की राह पर आगे बढ़ रही है। अब देखो रीजन क्या है, 1991 में वैसे तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय उदारीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरेशन लेके आए थे सरकार, यानी कि देखा है तो जी प्राइवेटाइजेशन एल जीपीएल को लेके आई थी 1991 में, जब पीवीसी नरसिम्हा राव की सरकार थी। अब देखते हैं इस सरकार का जब अगर प्राइवेटाइजेशन करने का मंशा है तो क्या है, इसके प्रमुख पर्पज़ क्या है। नंबर 1, सरकार का कार्य है गवर्नेंस। सबसे बड़ा काम है सरकार को गवर्नेंस करना, यानी कि बदलती परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि सरकार स्वयं को गैर सामरिक उद्यमों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के बजाय शासन की दक्षता पर अपना ध्यान केंद्रित करे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। दूसरा, इसके अतिरिक्त गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में लगी सार्वजनिक संसाधनों की बड़ी धनराशि को समाज की प्राथमिकता में सर्वोपरि क्षेत्र में लगाना चाहिए, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ऐसे कल्याण है, वेलफेयर, प्राथमिक शिक्षा है, सामाजिक और फंडामेंटल है, वाणिज्य जोखिम, किस सार्वजनिक क्षेत्र में करदाता का धन लगा हुआ है, ये सब देखना। एनपीए बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखना।
उसका दबावग्रस्त कितना है, दबाव ज़्यादा आ रहा है एनपीए का बैंकों पे, या भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, ये सारे बेहतर प्रबंधन संचालन करना गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब निजीकरण का अर्थ आप देख सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्षेत्र या हो, जिस सार्वजनिक क्षेत्र हो उसको निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना आज ही। अब देखते हैं निजीकरण के लाभ क्या है दोस्तों। अगर प्राइवेटाइजेशन होता है उसके लाभ देखते हैं। देखो, अगर ऐसा होता है तो जो प्राइवेट गवर्नमेंट के जो उद्यम है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका परिचालन दक्षता जो है, उनकी इफ़िशियंसी में सुधार आएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपस में क्या होगा, कंपटीशन, इफ़िशियंसी डेवलप होगी। जो घाटे का बजट है वहाँ पे भी संसाधन तैयार किया जाएगा। घरेलू उद्योगों के वैश्वीकरण के लिए भी तैयारी होगी। विदेशी पूंजी जो होगी, यानी कि एफडीआई जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, उसमें भी क्या होगा, आमंत्रित करेंगे तो वो बढ़ेगा। निर्यात जो होगा, एक्सपोर्ट पे भी क्या होगा, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। इफ़िशियंसी के साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं होगा। कंपनी देश के आर्थिक संसाधनों पर व्यापक सार्वजनिक स्वामित्व बनने के लिए करेगी। सरकार द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि बिजनेस करेगी सरकार। वाणिज्यिक आधार पर सार्वजनिक उद्यम संचालित करने के लिए, सरकार को घाटे में चल रहे उद्यमों से मुक्ति करने के लिए, ये सारे क्या हैं, निजीकरण के लाभ हैं दोस्तों। तो प्राइवेटाइजेशन के सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। अब जो किस किस क्षेत्र का प्रयोजन होगा, ये देखो निजीकरण। कुछ 18 क्षेत्र सरकार ने क्या किए हैं, अलॉट किए हैं। नंबर 1, 18 क्षेत्रों में बैंकिंग है, बीमा है, इस्पात है, यानी कि इस्पात, लोहा, उर्वरक, पेट्रोलियम, रक्षा उपकरण आदि क्षेत्र शामिल हैं। 18 क्षेत्र को 3 व्यापक खंडों में विभाजित किया है। नंबर 1, खंड और पर्यवेक्षण, विनिर्माण, प्रशंसा विनिर्माण और सेवा, यानी कि सर्विस क्षेत्र में। तो ये सारे क्षेत्रों को इसमें चिन्हित किया है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब एक और मुद्दा है जो परीक्षा मंथन आपके लिए लेकर आए हैं कि भैया स्थानीय लोगों को, जो लोकल पीपल हैं, उनको रोजगार में क्या वरीयता है, ये बहस का मुद्दा है। हरियाणा राज्य सरकार है, उसने क्या किया, जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको रोजगार विधेयक 2020 लेके आई, यानी कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 पास किया गया। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों कि 2021 को 2 मार्च 2021 को जो राज्यपाल हैं हरियाणा के, उन्होंने स्थानीय उम्मीदवार को रोजगार विधेयक में कितना 2020 को मंजूरी तो दे दी। उन्होंने कहा भैया कि नवंबर 2020 में हरियाणा विधानसभा के जो राज्य का 75% प्राइवेट क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होगा, स्थानीय निवासियों के लिए रिजर्व कर दिया है। 75% दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, याद रखना कि किस सरकार ने, किस स्टेट ने ऐसा किया। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। वहाँ पे ये रोजगार विधेयक 2020 पारित किया गया। इसका क्या प्रावधान है, जो प्रत्येक नियोक्ता जो है, जो वहाँ पे काम करेगा, उसको 75% क्या करना होगा, स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा, जिसका मासिक वेतन या मजदूरी 50,000 रुपये अथवा सरकार द्वारा समय पर अनुसूचित वेतन से अधिक ना हो, ऐसा बोला जाएगा। स्थानीय उम्मीदवार राज्य के किसी भी जिले से हो सकता है, लेकिन नियोक्ता किसी भी जिले के स्थानीय उम्मीदवार के रोजगार को स्थानीय उम्मीदवार की कुल संख्या के 10% तक सीमित कर सकता है। कितना दोस्तों, 10% तक। एक नामित पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर ये सारे उम्मीदवार पंजीकृत होंगे। कानून बन जाने के बाद यह राज्य भर में स्थित कंपनियां, ट्रस्ट या जो भी फर्म है या साझेदार फर्म है, उन पर लागू होगा। उद्योग के हित में न होने के कारण इसकी आलोचना की गई है, क्योंकि इसका उद्योग कंपटीशन प्रभावित होगा और हरियाणा में निवेश के नुकसान होगा अगर ऐसा नहीं होता है, इसके ना करने पर। तो वहीं झारखंड ने भी इसके देखते हुए एक ऐसा आरक्षण विधेयक लेके आए। उन्होंने कहा कि भैया 75% आरक्षण हेतु विधेयक लेके आए हैं। इन्होंने विधेयक 2021 पास नहीं हो सका है अभी झारखंड विधानसभा में। इन्होंने भी ऐसा किया कि भैया 75% आरक्षण लागू करने के लिए तैयार किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसमें कई बिंदुओं पर संशोधन जरूरी हो गया है, इसलिए कंपनियां कहीं से भी मुकरने को स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया 22-23 बिंदुओं पर संशोधन की मांग की है। झारखंड ने भी 75% लाने की कोशिश की थी, पर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। अब हम लेके आते हैं, देखो हाँ यहीं थे हम, सॉरी पीछे हो गया। अब वहीं ऐसा हुआ, बिहार में स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण दिया गया है, झारखंड में भी हुआ है। बिहार में ये क्या कि सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय जो लोग हैं, यानी कि जो डोमिसाइल है, उनका आधार पर उनको नौकरियां, उपजातीय वर्गों के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन उनको भैया स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। बिहार के सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 18%, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ज़्यादा जो पिछड़े हैं उनके लिए 18, जो पिछड़ा है उनके लिए 12, दिव्यांग के लिए 4%, और जो स्वतंत्रता सेनानी है, नाती पोता पोते, उनको 2%, और गरीब जो स्वर्ण है उनको 10% का आरक्षण है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पहले से ही है।
और 3% अतिरिक्त आरक्षण दिया है, जबकि जो कौन सी महिला है, जो पिछड़ा वर्ग महिला है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सारा आरक्षण मैंने बता दिया बिहार में लागू है। आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा ही किया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी 22 जुलाई 2019 को विधानसभा में ऐसा ही प्रोसेस जो जगनमोहन रेड्डी थे उन्होंने किया। आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एक्ट 2019 लाए। उन्होंने भी कहा कि भैया जो 75% आरक्षण है उसकी व्यवस्था लागू होनी चाहिए स्थानीय लोगों के लिए। वहीं आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण देने की योजना घोषणा कर दी। इंपोर्टेंट है गाइस, आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री इट हैव 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल पीपल इन सर्विसेज। ओके, अब हम सिक्किम की बात करें। सिक्किम सरकार में 2018 में ऐसा किया, उन्होंने 90% आरक्षण दिया गया। सिक्किम सरकार ने 90%, ध्यान रखिए। वहीं कर्नाटक ने भी यही किया है, उन्होंने 100% आरक्षण देने का विचार किया है, ये कभी उठाई नहीं थे। महाराष्ट्र ने भी 2018 में स्थानीय लोगों के लिए 80%, कर्नाटक में 2016 में आया था, महाराष्ट्र में 2018 में। तो इस तरह की योजनाएं आती रही हैं और लोग उस पर काम करते रहे हैं। बट आप एक बार और देख लीजिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला स्टेट है जिसने आरक्षण पैदा किया हुआ है आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइस, अब देखते हैं, अभी यहीं तक रखते हैं गाइस। ये 40 से 41 मिनट का वीडियो का है, अगले वीडियोज़ में हम और आगे लाएंगे। आप प्लीज़ देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और ये इंपॉर्टेंट डाटा तो दोस्तों देखते रहिए और प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। और ओनली सिविल्स गुरु को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो थोड़ा मेहनत हम करें, कम से कम बोल तो रहे हैं हम लोग यार। आप सुन सकते हो, दो चीज़ें आपको विजिबिलिटी दे रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हो उसको, और दूसरा आप सुन सकते हो। ये दो चीज़ें हैं, लिसनिंग एंड रीडिंग, देयर आर टू थिंग्स। तो आप हम दो चीज़ें आपको बता रहे हैं, आप सुन सकते हो बराबर चीज़ें। 2 बार अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्या माइंड कर जाएंगी और आप उसको आराम से आंसर्स कर सकते हो एग्जाम में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ मेरे दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।